हेलो ऑडियंस, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक न्यू एनीमे की जबरदस्त सीरीज जिसे देख के बच्चों की पैंट गीली होने वाली है। तो कृपया करके 5 साल के ऊपर वाले बच्चे ही इस वीडियो को देखें। तो आपका वक्त जाया न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी है यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कल्टीवेटर शुयान की, जो कि गॉड लेवल तक कल्टीवेट करने के लिए हजारों साल तक केव में कल्टीवेट करता है। बदकिस्मती से उसका लेवल अप नहीं हुआ, मगर वो इस दुनिया का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर बन जाता है, जो कि किसी भी गॉडली कल्टीवेटर को 2 चाटों में निपटा सकता है। शुयान खुद भी ये नहीं समझ पाता कि उसकी इतनी ज्यादा पावर कैसे बढ़ी। तो इसी राज का पता हमें इस सीरीज में पता चलने वाला है। पार्ट 1 के स्टार्टिंग में 1 लाख साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ के सेक्ट मास्टर अपने हीरो से कह रहे होते हैं, मैंने की रिफाइनिंग में ब्रेक थ्रू कर लिया है और अब मैं इमोर्टल बन चुका, इसीलिए तुम भी कड़ी मेहनत करके इमोर्टल बनो। जिसके बाद हमें 90,000 साल के बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां अपने हीरो का जूनियर भी ची रिफाइनिंग में ब्रेक थ्रू करके इमोर्टल बन जाता है। वो अपने सीनियर से कहता है, सीनियर आप कब करेंगे ब्रेक थ्रू? जिस पे शुयान कहता है, हाँ भाई हाँ मुझे पता है, तू निकल। अब हमें 17,000 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अपने हीरो की डिसाइपल ब्रेक थ्रू करके एक इमोर्टल बन जाती है। फिर हम 50,000 साल बाद देखते हैं कि शुयान तो अभी भी उसी लेवल पर है। शुयान देखता है कि उसके सर्वेंट ने भी ब्रेक थ्रू कर लिया, लेकिन अफसोस की बात है वो बेचारा किस्मत का मारा ब्रेक थ्रू कर ही नहीं पाया। वहाँ पर एक बंदा साफ सफाई करते हुए कह रहा था, शुयान 50,000 साल हो गए लेकिन तुम अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए। जिस सबको देख के शुयान को गुस्सा आ रहा होता है, मगर उस बेचारे का कुछ भी नहीं हो रहा। तभी शुयान क्या देखता है कि झाड़ू मारने वाला बंदा भी इमोर्टल बन चुका। ये बात तो सीधी शुयान के दिल पे लग गई। और अब हमें 10,000 ईयर बाद की कहानी दिखाई जाती है। शुयान कह रहा था, मेरे सारे सीनियर्स और जूनियर ने ब्रेक थ्रू कर लिया, अब तो मैं ही बचा हूँ। और तभी उसे कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है, और वो क्या देखता है कि कुत्ते बिल्ली भी इमोर्टल बन रहे हैं, और वो बेचारा यहीं सड़ रहा है। ये सब देख के वो गुस्से में कहता है, 90 साल बीत चुके हैं लेकिन मैं अभी भी की रिफाइनिंग पे हूँ। अब तो मैं तब तक कल्टीवेट करूंगा जब तक मैं की रिफाइनिंग पे ब्रेक थ्रू ना कर लूं। इसके बाद वो एक केव में घुस जाता है, और उस केव को किसी ने बाहर से सील कर दिया था। अब ऐसे ही कई साल बीत गए और हमें लिन किंशु नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। उसके सेक्ट में कुछ लोग जबरदस्ती घुस गए थे। वह कहते हैं, किंशु तुम्हें हमारे यंग मास्टर के साथ शादी करके हमारे सेक्ट में शिफ्ट होना होगा, तभी हमारे यंग मास्टर तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। और वो यंग मास्टर उससे कहता है, आज तो मैं यंग मास्टर हूँ, चलो मेरे सामने नील करो। जिस पे किंशु कह रही थी, मेरे सेक्ट की हिफाजत करने के लिए मुझे तुम्हारे सामने घुटने टेकने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपनी सोर्ड को समन करते हुए यंग मास्टर को फाइट के लिए चैलेंज करती है। यंग मास्टर तो उस पर बुरी नजरें डाल रहा था। वो अपने कुत्तों से कहता है, इसे थोड़ा सबक सिखाओ, मगर खत्म करने की जरूरत नहीं है। तो उसके उन दोनों कुत्तों ने किंशु पे अटैक करना शुरू कर दिया। किंशु उनके सामने कमजोर पड़ती दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ अचानक से मौसम बदल गया और तभी केव का डोर ओपन हो जाता है। वहाँ पर हम देखते हैं अपने हीरो शुयान को। वो एक केव से बाहर आ जाता है। केव से बाहर पहला कदम रखते ही वह बूढ़ा सा जवान हो जाता है। 10,000 साल हो गए लेकिन मैं अभी भी फाउंडेशन बिल्डिंग पर। मैंने ची रिफाइनिंग की 9,900 लेवल पार कर ली, मगर मैं फिर भी ब्रेक थ्रू कर हेवन में नहीं जा पाया। मुझे लगता है कि अब मेरा सेक्ट बर्बाद हो चुका, क्योंकि मुझे यहाँ किसी एल्डर का ऑरा फील नहीं हो रहा। इधर किंशु सोच रही थी उस पे अटैक करने वाले बंदे फाउंडेशन बिल्डिंग के पीक पर हैं, लेकिन किंशु तो फाउंडेशन बिल्डिंग की मिडिल स्टेज पर है। इधर वो दोनों लोग दोबारा से उस पर हमला करने के लिए रेडी हो गए थे। किंशु अपने शॉट से उनके अटैक को डिस्ट्रॉय कर रही थी, मगर उसकी ताकत उन दलालों के आगे कम पड़ गई। जिसके बाद वो एक खड़ूस यंग मास्टर कहता है, मेरे जैसे स्मार्ट लोग ही पावरफुल होते हैं, ना कि तुम्हारे जैसे कचड़ा, इसलिए तुम कभी भी मुझे हरा नहीं सकती। अगर तुम मेरी बीवी बन जाओ तो तुम्हारा ही भला होगा, बस तुम्हें मुझे खुश करना है और मेरे हाथ पांव दबाने हैं, कभी कभार मेरे पांव धो के पानी भी पी लेना। उसकी बातें सुनकर किंशु सोच रही थी, मुझे मरना डिजर्व, लेकिन इस कुत्ते को अपना इस्तेमाल में नहीं करने दूंगी। और वहीं दूसरी तरफ शुयान को भी फील हो रहा था कि कुछ लोग टियानलांग सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए, मगर वो ऐसा कर पाएंगे या नहीं, इसका फैसला तो शुयान के हाथ में था। यहाँ किंशु ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था। इसे देख के यंग मास्टर तो समझ गया था कि ये तो खुद की जान लेने वाली है। इससे पहले कि वो खुद को कोई नुकसान पहुँचाए, हमारा हीरो रॉयल एंट्री मारते हुए उसको रोक
रोक लेता है। वो उससे कहता है तुम्हें तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं। इधर यंग मास्टर शुएन को देखकर कह रहा था, ये बच्चा यहाँ पर कैसे टपक गया? मुझे तो लगा था कि ये कोई मास्टर होगा, मगर ये तो अभी भी ची रिफाइनिंग पर है। अरे यार, वाकई ये तियानलांग वाले बड़े बेवकूफ हैं। इन्हें तो समझ ही नहीं आता कहाँ पर सिर झुकाना है। इधर शुएन चुपचाप से उनकी सारी बातें सुन रहा था। फिर वह उनसे कहता है, तुम लोगों को कैसी मौत चाहिए? मैं बहुत दर्दनाक मौत देता हूँ, शुक्र मनाना कि तुम्हें दर्दनाक मौत ना मिले। जिसपे एक बुढ़ा कह रहा था, अरे देखो ये कितना पगलेट है, ये साला खुद तो ची रिफाइनिंग पर है और हमें मारने की बात कर रहा। उसका साथी कहता है, हाँ भाई, मैं इसे अपने हाथों से क्रश करूंगा। जिसके बाद वो अपना पंच लेके शुएन की तरफ आगे बढ़ता है, मगर शुएन ने उसकी आंख झपकते ही उसको उसकी औकात दिखा दी। बचाओ! ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोगों की फट जाती है। जिसके बाद वो बुड्ढे से कहता है, मैं तुम्हें डेथ ऑफ हॉप दूंगा। फिर उसने उस बंदे के माथे पे टच करते ही उसको निपटा दिया। दूसरे बंदे को गला घोंट के मारा। और रही बात तीसरे बंदे की, तो उसे आसान सी मौत दे दी। वो बंदा कब मर गया उसे ये भी पता नहीं चला। यंग मास्टर के तो हाथ पैर कांपने लगे थे। वो कहता है, ना भाई ना, तू ची रिफाइनिंग पर नहीं है, सिर्फ डिंग डांग सेक्ट वाले ही ये कारनामा कर सकते हैं। और वो अपने साथियों को लेकर यहाँ से भागना शुरू कर देता है। इधर शुएन कह रहा था, मैंने बताया तो मैं बस ची रिफाइनिंग पर हूँ। ये कहने के साथ वो उन्हें फॉलो करना शुरू कर देता है। ये दोनों बंदे भागते भागते एक दूसरे पर गिर गए थे और तब तक वहाँ पर शुएन पहुँच गया। वह कह रहा था, मुझसे बिना पूछे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मैंने तो तुम्हें यहाँ से भागने की इजाजत नहीं दी। अब तो यंग मास्टर उससे रहम की भीख मांगने लगता है। हालांकि वो तो बस नाटक कर रहा था ताकि वो यहाँ से जाकर अपने पावरफुल लोगों को भेज सके। इधर शुएन कह रहा था, अगर आज मैं अपने कल्टीवेशन से बाहर नहीं आता तो तुम मेरे सेट को तबाह कर देते। जिसपे यंग मास्टर कह रहा था, आप बहुत पावरफुल हो, तब भी आप ची रिफाइनिंग पर रहने का दिखावा क्यों कर रहे हो? अगर आप में इतनी हिम्मत है तो मेरे फादर के साथ फाइट करिए। क्यों? सही कहा ना मैंने? आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? शुएन कहता है, घबराओ मत, तुम्हारे बाप का ही नंबर आने वाला है, पहले मैं तुमसे तो निपट लूं। इसके बाद शुएन उसे दबोच लेता है। उसने यंग मास्टर के ब्रेन को अपनी फ्लेम्स में फ्राई कर दिया। अब वो दूसरा बंदा कह रहा था, प्लीज मुझे मत मारिए। शुएन कहता है, ठीक है, मैं फिलहाल के लिए तो तुम्हें नहीं मारूंगा। अब मुझे तुम अपने युनशांग सेक्ट लेके चलो। अब हमें युनशान सेक्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ के सभी डिसाइपल्स प्रैक्टिस कर रहे थे। तब वो देखते हैं आसमान अपना रुख बदल रहा है। फिर उसी आसमान से थंडर स्ट्राइक बरसते हुए उन सब की जान ले लेती है। ये देखकर युनशान सेक्ट का लीडर वहाँ पर आ जाता है। वो देखता है कि उसका सेक्ट ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका। अब वहाँ पर शुएन भी पहुँच चुका। वो कहता है, शायद तुम युनशान सेक्ट लीडर लियू हो। जिस पर वो कहता है, हाँ, तुम हो कौन और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो अपना हीरो से बताता है, मैं हूँ शुएन, तियानलांग सेक्ट का लॉर्ड। वो जो तुम्हारा बेटा था ना, उसे मैंने खत्म कर दिया। ये सुनकर लियो बहुत ज्यादा भड़क गया था। वह कह रहा था, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अब तो मैं तुम्हें उसी के साथ गाड़ दूंगा। इतना कहते हुए हवा में फ्लोट करते हुए एक फॉर्मेशन बना लेता है। उसने थंडर पाम क्रिएट करके शुएन पर अटैक कर दिया। तो शुएन एक ही पावरफुल ब्लो में उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। समझ गया था कि ये बंदा जबरदस्त, मगर ये हवा में फ्लोट नहीं कर रहा। इधर शुएन कहता है, चलो नीचे आ जाओ। इसके बाद वो लियो के डिसाइपल्स को खत्म करना स्टार्ट कर देता है। देखकर लियो ने उस पर जंप लगा दी। हालांकि शुएन ने एक ही पाम में उसको दूर, मगर उसके गिरने से पहले ही शुएन ने उसे दोबारा से दबोच लिया और फिर वह उसे बहुत दूर फेंक देता है। लियो कह रहा था, आखिर तुम कौन सी लेवल पर हो? तभी शुएन बताता है, मैं तो बस ची रिफाइनिंग प्रैक्टिस करता हूँ। उसको उस पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो अपने एंसेस्टर को मैसेज करके बुला लेता है। उसकी आवाज सुनकर एल्डर वहाँ पर आ जाता है। तुमने तो मेरे हाथ को बड़ी आसानी से डैमेज कर दिया। जो कि आता है शुएन से कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे सेक्ट में आकर तबाही मचाओगे? उसकी आवाज सुनकर शुएन समझ गया था, ये तो नेशन सोल स्टेज पर है। एल्डर कह रहा था, चल बच्चे अपनी नाक रगड़ने के लिए रेडी हो जा। हमने तेरे सेक्ट पर अटैक करा क्योंकि वो कमजोर था और मुझे कमजोरों को जूते के नीचे दबाना बहुत पसंद है। जिस पर शुएन कहता है, हाँ बिल्कुल, अभी के हालातों पर नजर डाली जाए तो तुम काफी कमजोर लग रहे हो। तुम्हारे सिद्धांत से तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है क्योंकि तुम कमजोर हो। एल्डर कहता है, वाह बेटा वाह,
तू तो ची रिफाइनिंग पर होकर काफी अच्छे से मुंह चला लेता है। चल अब मैं तेरे को हसीन मौत देता जिसके बाद वो डॉनशेंग के हायर लेवल का फॉर्मेशन सेटअप कर देता है, जिसे 7 किलर फॉर्मेशन भी कहा जाता था। इधर जख्मी हालत में लीडर लियू कह रहा था, देख लेना अब तो कुत्ते की मौत मारा जाएगा। मगर शुआन ने अपनी शॉट और से ही उसका गेम बजा दिया। जिसके बाद वो अपनी शॉट को चेक कर रहा था। एंसेस्टर भी देखता है शुआन की शॉट काफी ज्यादा शार्प है। ऐसी शॉट्स तो पुराने जमाने में एग्जिस्ट किया करती थी, तो तुम्हारे पास 10,000 साल पुरानी शॉट कैसे आ गई? जो कहते साथ उसने अपनी फॉर्मेशन से शुआन पर अटैक कर दिया, लेकिन शुआन ने उसके अटैक को मिनटों में डिस्ट्रॉय कर दिया। तो एंसेस्टर ने डिवाइन लाइट की शील्ड बना ली थी, जिसको देखकर शुआन खुद की पावर्स को हुक्म देता है कि जाओ इसकी शील्ड तोड़ दो। की पावर एक ही स्लैश के साथ एंसेस्टर की शील्ड और उसकी फॉर्मेशन ब्रेक कर देती है, जिस कारण मजबूरन एंसेस्टर को नीचे आना पड़ता है। वह कहता है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरा पूरा सेक्ट एक ची रिफाइनिंग वाले बच्चे ने डिस्ट्रॉय कर दिया। मगर शुआन तुम ये मत समझना कि खेल अभी खत्म हो गया। जिसके बाद वो फूलिंग नाम के स्नेक को समन कर लेता है, जो कि एक हाई लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट रहता है। एंसेस्टर बताता है, इस बीस्ट के सामने नेशन सोल लेवल का बंदा भी नहीं टिक पाता। और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि मेरे इस बीस्ट को हरा सको। चलो भाड़ में जाओ। अब वो बीस्ट शुआन की तरफ देख के गरजने लगता है। इस पर शुआन कहता है, बहुत बढ़िया, तुमने इस छोटी सी चीज को भी पाल रखा है। अब वो अपनी शॉट को घुमाते हुए उस बीस्ट पर अटैक कर देता है, जिस अटैक में उस स्नेक के बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। एंसेस्टर ये देख के तो बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। वह बड़ी ही हैरानियत के साथ पूछता है, आखिर तुम हो कौन? फिर वो इसी सवाल के साथ अपनी फेवरेट प्लेस नरक में पहुंच गया। अब शुआन उस मरे हुए बीस्ट को देखकर कह रहा था, हजारों सालों से मैंने कोई अच्छा खाना नहीं खाया था। चलो आज मुझे कुछ अच्छा खाने को मिला, इसको तो भून के खाने में मजा आएगा। तब तक किंशु भी वहाँ पर आ गई थी। वह कहती है, सीनियर हमें आपकी बहुत फिक्र हो रही थी, लेकिन वो देखती है कि यूनशान सेक्ट तो मिट्टी में मिल चुका। तभी अपना हीरो कहता है, मैं शुआन कसम खाता हूँ, मैं अपने टियानलांग सेक्ट को फिर से बुलंदियों तक पहुँचाऊंगा। शुआंग नाम सुनते ही ये तीनों उसके सामने नील करते हैं, क्योंकि वह जान गए थे कि शुआंग उनका एंसेस्टर है। अब इन लोगों ने यूनशान को पूरी तरीके से लूट लिया था। किंशु तो उनको लूट कर बहुत ज्यादा खुश थी। वो कहती है, हमारे हाथ तो इनका बढ़िया बढ़िया माल लगा है मास्टर, मगर इतने सारे खजाने को लेकर हम कैसे जाएं? इस पे शुआंग उसको अपनी एक स्टोरेज रिंग दे देता है। वो कह रहा था सांप के साथ साथ सारे सामान को इसमें डाल दो। अब शुआन स्काई कवरिंग लॉक को देखने लगता है, जो उस केप के बाहर लगा हुआ था, जहाँ पे शुआन कल्टीवेट कर रहा था। शुआन सोचता है, मैंने तो वो लोग वहाँ पर नहीं लगाया था। अगर मैं वहाँ से फोर्सफुली बाहर नहीं आता तो मैं अंदर ही मारा जाता। इसका मतलब मेरे उस केव के अंदर जाने के बाद किसी ने उसके बाहर ये लॉक लगा के रखा था। तभी किंशु शुआन के लिए चाय लेकर आ जाती है। शुआन उससे पूछ रहा था, आखिर हमारे सेक्ट की हालत इतनी खराब कैसे हो गई? मेरे इल्यूजन में जाने से पहले ये तो बहुत ठीक था। किंशु कहती है, मुझे भी इस बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन जब मैंने यहाँ पर कल्टीवेशन स्टार्ट की थी तब यहाँ पर सिर्फ एक ही सीनियर थे जो कि बस ची रिफाइनिंग पे थे। मुझे तो ये बताते हुए भी शर्म आ रही है कि हमारे सेक्ट में सिर्फ मैं ही अकेली पावरफुल हूँ। मैं फाउंडेशन बिल्डिंग की मिडिल पे हूँ, तब भी मैं फाइट नहीं कर पाई अपने सेक्ट के लिए। शुआंग अपने मन में सोच रहा था, मुझे पता है कि ये उसी की चाल है जिसने मुझे केव में लॉक किया था। उस बंदे ने मुझे इरिटेट करा, अब उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और तभी उन्हें मारपीट की आवाजें आती हैं। दरअसल एक गंजा कल्टीवेटर शुआन के स्टूडेंट्स को पीट रहा था। वह कहता है, तुम लोगों ने यूनशान सेक्ट को खत्म कर दिया, इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोग मेरा क्या कर पाओगे। तभी किंशु से फाइट करने के लिए चली गई। वह बंदा गोल्डन एलेक्सर की मिडिल स्टेज पे था। वह कहता है, वाह तुम तो बड़ी खूबसूरत हो, शायद तुम टियांगलांग सेक्ट के लीडर हो। देखो मैं हूँ शूमिंग, मैं बस यहाँ तुम लोगों के द्वारा लूटे हुए ट्रेजर को कलेक्ट करने के लिए आया था, तो जल्दी से वो सब मेरे हवाले कर दो। तुम लोग यहाँ मेरा वक्त जाया ना करो, और हाँ अगर तुम राजी हो तो तुम मेरे साथ थोड़े मजे भी कर सकती हो। मगर किंशु तो उस पर सोल अटैक करने चली गई। हालांकि वो बंदा साइड में हट जाता है, जिसके बाद इन लोगों में घमासान युद्ध शुरू हो गया। तब तक उस लड़के की मौत शुआंग भी बाहर आ गया था। वह देखता है गंजा कल्टीवेटर किंशु पर हावी हो चुका। इधर वो गंजा कल्टीवेटर उससे कह रहा था, तुम
तुम्हें तो बिल्कुल भी अकल नहीं है। तुम मेरे से कल्टीवेशन में बहुत पीछे हो, मगर तुमने बिना सोचे समझे मुझ पर हमला कर दिया। खैर, मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम मेरी डार्लिंग बनोगी तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। जो सुनकर किंशु कहती है, तू जरा अपनी शक्ल शीशे में देख क्या। और तभी शुएंग ने किंशु के अंदर अपनी पावर्स डाल दी, जिसकी मदद से वो शुमिंग को पीछे ढकेल देती है। शुएंग गंजे कल्टीवेटर से कह रहा था, तूने मेरी डिसाइपल को हाथ लगाया, इसका मतलब तुझे अपने हाथ की कुर्बानी देनी पड़ेगी। जिस पर वो गंजा बंदा कह रहा था, हो तो तुम ची रिफाइनिंग पर, और बातें तो ऐसी कर रहे हो कि तुम बहुत बड़े हो। मैं तो तुम्हें अपने डंडे के नीचे मसल दूंगा। और तभी उसके हाथ पर एक अटैक होता है, जिस पे वो बंदा बहुत ज्यादा भड़क गया था। तुरंत ही वो सोल डैंग बेल बजाने लगता है, जिसकी आवाज से ही लोग मारे जाते थे। मगर शुएन ने उस बेल का बजना बंद कर दिया। इनफैक्ट उसने तो उस बेल को ही क्रैश कर दिया, जिससे वो बंदा घुटने पर आ गया। शुएन कह रहा था, मेरे डिसाइपल्स को तकलीफ पहुंचाना सबसे बड़ा गुनाह है, जिस चीज की कोई माफी नहीं। ये कहते ही वो अपना पाँव पटक के उस बंदे को हवा में उड़ा देता है और कहता है, पहले तो तुम्हारी मेरिडियंस को ब्लॉक करूंगा, फिर तुम्हें मरना होगा। जिसके बाद शुएंग ने उस बंदे की कोर ब्रेक कर हवा में ही उसकी जान ले ली। अब तो शुएंग के चर्चे दूसरे सेक्ट तक भी पहुंच गए थे। सेक्ट्स में बात हो रही थी, ची डिफाइनिंग वाले बंदे ने नेशन सोल लेवल वाले बंदे को मार दिया। वहाँ पर एक यून नाम की बंदी भी मौजूद थी। वह कहती है, ये शुएंग तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम होगा। ये सुनकर दूसरे बंदे को जलन हो रही थी, इसलिए वो कहता है, अरे तुम उसकी तारीफ क्यों कर रही हो, जरा हमारे साथ भी तो वक्त बिताओ, देख लेना मैं तुम्हें कितना खुश कर दूंगा। जिस वो लड़की कहती है, तुम तो रहने दो, वो क्या है कि मुझे गुदगुदी बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनकर वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। ऑडियंस वैसे आपको ये सुनकर गुस्सा आया या मजा आया? भाई मुझे तो बहुत मजा आया। अब यून कहती है, मैं शुएन को बहुत मजे लेके मारने वाली हूँ। जिसके बाद वो शेर का शिकार करने निकल चुकी। रास्ते में उसने एक बंदे को चार्मिंग स्पेल में फंसाकर उसका खून पी लिया। इधर टियानलांग सेक्ट पे डिसाइपल्स प्रैक्टिस कर रहे थे कि तभी वहाँ पर यून पहुँच जाती है। वहाँ आते ही उसने सभी बंदे को अपने चार्मिंग स्पेल में फंसा लिया था। शुएन वहीं पर लेटा हुआ था, तो यून उसके करीब जाकर उसे मोहित करने की कोशिश करती है। वो उसकी उंगलियों को भी लिक कर रही थी, तो शुएंग उसे दूर ढकेलते हुए कहता है, तुम्हारे नखरे मेरे सामने नहीं चलेंगे। ये सुनकर यून भड़क गई थी। वह कहती है, तुम मेरे जाल में नहीं फंसे तो क्या हुआ, मेरे पास और भी स्किल्स हैं। जिसके बाद वो जमीन पर हिट करके अपनी पावर्स को रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। उसने अपने मल्टीपल्स फॉर्म बना लिए थे, जो कि अलग अलग मूव्स का यूज करते हुए शुएंग पर अटैक कर देते हैं। मगर शुएन ने अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड बना ली, जिस शील्ड से यून के सारे अटैक डिस्ट्रॉय हो गए। फिर वो धड़ाम से नीचे गिर गई, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती, क्योंकि इस छोटी सी बच्ची का ईगो हट हो गया था। तो अब वो अपने मल्टीपल फॉर्म क्रिएट कर शुएन पर अटैक कर देती है। उसे लग रहा था कि उसने शुएन को खत्म कर दिया, मगर वहाँ का धुआं हटने के बाद दिखा जाता शुएन तो सेफ है। ये देख के वो लड़की शुएन के पैरों पे गिर कर कहती है, मास्टर मुझे माफ करिए, दरअसल मेरा नाम यून है और मैं तियानवा सिटी के लॉर्ड के कहने पर यहाँ आई, लेकिन अब मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। प्लीज मास्टर, आप मुझे अपनी डिसाइपल बना लीजिए। क्या मेरी सेवा करने की तुम्हारी औकात नहीं है? अब जल्दी से मेरे सेक्ट से दफा हो जाओ। और हाँ, जिन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा उन्हें बता दो, दोबारा से मेरे टियानलांग सेक्ट के इलाके में पाँव भी ना रखें, वरना मैं उन सबको नरक में पहुँचा दूंगा। जिसके बाद वो यून को लात मार के उड़ा देता है। और तभी वहाँ पर किंशु आ जाती है। वो आते हुए पूछती है, एंसेस्टर यहाँ पर अभी कुछ हुआ क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ यहाँ पर, बस एक छोटी सी मक्खी आई थी, मगर मैंने उसे यहाँ से भगा दिया। यार मुझे ये बताओ, तुमने वो स्पिरिचुअल हर्ब्स कलेक्ट करी? जिस पर वो शुएंग को लिंशु हर्ब्स दिखा देती है। शुएंग सोच रहा था, हजारों साल पहले ये हर्ब्स सबसे खास मानी जाती थी, मगर अब कोई इसका यूज नहीं करता। खैर, अब मैं ही इसका एलेक्सर बना लूंगा। तो वो तुरंत ही उस हर्ब को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। उसने बड़ी ही जल्दी एलेक्सर पिल बना ली थी, वो भी बिना फर्नेस के। शुएंग बता रहे थे, आजकल के हर्ब्स इतने पावरफुल नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ चौथी लेवल की पिल बना पाया। मगर वो एलेक्सर भी उन लोगों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं था। वो डिसाइपल्स कहते हैं, एंसेस्टर ये एलेक्सर तो बहुत डिलीशियस दिख रहा है। इस पर शुएंग कहता है, ठीक है, फिर इसको कंज्यूम कर लो। और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग 1 महीने के अंदर फाउंडेशन बिल्डिंग की पीक पर पहुँचो। ये सुनकर सभी डिसाइपल्स उससे प्रॉमिस करते हैं, मास्टर हम जरूर पहुँचेंगे। हाँ मास्टर, मैं भी पहुँचूंगा। साथ ही शुएंग ने किंशु को भी गोल्डन एलेक्सर लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के लिए बोल दिया। इसके बाद सभी डिसाइपल्स बड़े ही जोश में कल्टीवेशन करना शुरू कर देते हैं। साथ ही शुएंग ने जंगल में खतरनाक बीस्ट को खत्म करके उसकी कोर निकाल ली, जिसकी हेल्प से वो प्रोटेक्ट करने वाला टेलिस्मान भी बना सकता है। साथ ही उसने अपने सभी डिसाइपल को बुक भी
भी प्रोवाइड करी, जिसकी मदद से उनकी कल्टीवेशन भी इम्प्रूव होगी। ऑडियंस, आपको भी कोई आपकी काम की चीजें प्रोवाइड करता है तो जो आपके लिए आपकी काम की चीजें प्रोवाइड करता है, आपकी हेल्प करता है, तो आप उसका नाम कमेंट करिए, मैं उसको जरूर पढ़ूंगा। गाइस, ये मेरा न्यू चैनल है, अगर आपको सपोर्ट करना हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।